इन लिक्विड, ठीक। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का जैसे एग्जांपल है सोडा वाटर। अब देखिए सोडा वाटर कैसे बनाया जाता है। व्हेन CO2 इज पास्ड एट वेरी हाई प्रेशर इन वाटर, ठीक है। ये मेथड है सिंपल, मतलब सोडा वाटर मीन्स ओनली CO2 इज डिजोल्व इन वाटर। अब एक्चुअली डिजोल्व कैसे हो रही है कि बहुत हाई प्रेशर पे जब CO2 को पास किया जाता है तो मॉलिक्यूल CO2 का ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। कार्बोनिक एसिड भी बनाता है H2O प्लस CO2 जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर गैस को अगर मैं किसी लिक्विड में पास करूंगा तो वहां पे गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा और उनके बीच में एक टेम्परेरी बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से गैस जो है वो लिक्विड में ट्रैप हो जाती है, ठीक है, यानी सोल्यूबल हो जाती है, ठीक। तो सोल्यूबिलिटी के लिए एक रिक्वायरमेंट तो मुझे यहाँ यहीं से पता लगी कि हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो इसी तरीके से उसमें CO2 पास करके जो बबल्स निकलते हैं ना वो किसके बबल्स है, CO2 के, ठीक है ना। या हम इसको सिंपल कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोनेटेड वाटर इसलिए बोलते हैं CO2 इज डिजोल्व। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गैस को जो है लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, गैस प्लस लिक्विड, और इन दोनों को मिक्स करके हम एक इंटरफेस बना रहे हैं गैस और लिक्विड का। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा ये आइडिया लगाना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। अब इस नेगेटिव होने का कारण क्या है वो बताता हूं। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक टेम्परेरी बॉन्ड बन रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस बॉन्ड के बनने की वजह से, इन दोनों के बीच के बॉन्ड के बनने की वजह से एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो डेल्टा H इस केस में क्या होगा, नेगेटिव। अब डेल्टा H नेगेटिव से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो K की वैल्यू कम हो जाएगी और रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड आ रही है इसका मतलब ये टूट कर वापिस से बना रहा है, इसका मतलब इस केस में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। उल्टा कर दें हम, टेम्परेचर कम कर दें तो K बढ़ जाएगा, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन और हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक। अब दोनों में डिसाइड करना है विच वन इज फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन दोनों में कौन सी होगी, ये वाली, यानी टेम्परेचर शुड बी लो। एक तो ये पता लग गया मुझे, ठीक। दूसरी बात, जब हम गैस और लिक्विड को अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर वॉल्यूम हाई होना चाहिए, द वॉल्यूम इज हाई। और जब हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं लिक्विड में तो मिक्सिंग के बाद इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम इज लो। गैस अलग पड़ी हुई है लिक्विड से तो गैस ऑक्यूपाइज लार्जर वॉल्यूम। अब उसी गैस को आप कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे लिक्विड के अंदर डिसोल्व करवा दे रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना गैस का, तो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। अब हम ये बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता हो, ठीक है। तो रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है बात है। और अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। फेवरेबल कंडीशन कौन सी हुई दोनों में से, हाई प्रेशर। तो मैं कमेंट क्या कर सकता हूं कि फेवरेबल कंडीशन इज, फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बात समझ में आ गई। यही टॉपिक हम 12th में एक बार और पढ़ेंगे सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हेनरीज लॉ नाम से, ठीक है ना। सेम चीज वहां पे पढ़ाया जाएगा हेनरी लॉ के नाम से। बात समझ आ गई सबको। गैस को हम हाई प्रेशर पे लिक्विड में पास कर रहे हैं
तो गैस और लिक्विड के बीच में इंटरफेस बन गया, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव, तो टेम्परेचर कम करने पे K बढ़ेगा, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर गैस इज डिसॉल्व्ड, मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और जब ये दोनों अलग अलग थे तब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा था, जिसे मिक्स हो गए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो उधर जाती है जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता हो, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड। तो फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। किस केस में? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। सबसे पहला एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंट हम कंपाउंड को बोलते हैं, कंपाउंड which can release moisture into atmosphere. कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप ओपन रख दो, ठीक है, तो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर को देने लग जाते हैं, ठीक है ना। या फिर आप उनको गर्म कर दो तो जो उनमें वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एफ्लोरोसेंट कंपाउंड। इसका उल्टा कंपाउंड होता है डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट हम किस कंपाउंड को बोलते हैं? कंपाउंड which can absorb moisture from atmosphere, जैसे इसका एग्जाम्पल है एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 जब हम ले लेते हैं तो CaCl2 अपने साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है। तो अगर मैं इसको मॉइस्चर में रखूंगा, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में रखूंगा जहां मॉइस्चर पड़ा होगा, तो एनहाइड्रस CaCl2 ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, ये क्या कर लेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा, मॉइस्चर मीन्स वाटर, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, CaCl2.6H2। तो ऐसे कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले सकते हैं हम उनको बोलते हैं डेलिक्विसेंट, और जो मॉइस्चर रिलीज कर सकते हैं उनको बोलते हैं एफ्लोरोसेंट। ठीक, इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं। ए सॉलिड से बी सॉलिड प्लस 2H2 ये वेपर, और Kp हमें दे दिया, Kp इज इक्वल टू 144 टोर स्क्वायर, और साथ में दे दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 टोर। अब मुझे बताइए कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का क्या मतलब है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना, केवल मैं क्या ले रहा हूं, वाटर को, ठीक है, तो वाटर लिक्विड जब वेपोराइज होके एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, इवेपोरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, तो उस वक्त वाटर वेपर कंटेनर की वॉल पे जितना प्रेशर क्रिएट कर रही होगी उसी को हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो मॉइस्चर आ सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लास्ट क्लास में देख चुके हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, अब मान लीजिए हमने ए सॉलिड को रखा और उससे टूटने पर बी सॉलिड मिल रहा है, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो पहला पार्ट तो मेरा ये है कि यहां पर PH2O कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, बोलो। तो मैं इसके लिए Kp कैसे लिख सकता हूं, Kp इज इक्वल टू PH2O का होल स्क्वायर। क्यों? लिक्विड को तो हटा दे। ठीक, अगर ये 144 है तो डेटा आपको दिखाई दे जाएगा कि PH2 कितना आ रहा है, 12 टोर। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये भी इक्विलिब्रियम पे है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये पॉइंट सोचने वाली बात है। मतलब ये 24 क्यों नहीं हुआ? जितना सर अभी है और वो मैक्सिमम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत, ध्यान समझना बात को। ये जो है ये तब है जब मैं वाटर लिक्विड लूं और उसको वेपोराइज करूं, ठीक है। तो लिक्विड वाटर वेपोराइज होकर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इतना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करता है। मैं अभी कंटेनर में लिक्विड वाटर नहीं ले रहा हूं, मैं कंटेनर में क्या ले रहा हूं, सिर्फ ए सॉलिड। तो इक्विलिब्रियम इसका लिक्विड के साथ नहीं है,
जब केवल लिक्विड लिया जाता है और उसका इक्विलिब्रियम वेपर के साथ होता है तब ये इतना होता है। तो अभी तो हम रेंडमली एक सॉलिड ले रहे हैं ना, वो सॉलिड क्या कर रहा है, मॉइस्चर रिलीज करता जा रहा है। अब मॉइस्चर जो है ऊपर बढ़ता जाएगा कंटेनर में, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बढ़ता ही जाएगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये मैक्सिमम प्रेशर है ना जो वाटर वेपर क्रिएट कर सकता है इस कंटेनर के अंदर। क्या इससे ज्यादा क्रिएट कर सकता है? नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया ना अब। ठीक है, तो 12 टोर का प्रेशर ये क्रिएट करेगा। ठीक है, अब मॉइस्चर तो है यहाँ पे, कितना है, 12 टोर। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप ऐसे सोच सकते हो, जब ये वैल्यू होती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मानते हैं। लेकिन अभी कितना है, तो दिख रहा है साफ। ठीक है, निकालने का तरीका फार्मूले में रख दें, PH2O अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100। आंसर कितना आ गया, 50%। सही है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस कंटेनर में होगी। ठीक है ना, मतलब मॉइस्चर जितना हो सकता है ना कमरे में, उसका आधा ही है एक तरह से, 50%। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन A is efflorescent, इसका क्या मतलब है? एफ्लोरोसेंट मतलब ये है कि ए मॉइस्चर रिलीज करे, ठीक ना। अगर ए मॉइस्चर रिलीज करेगा तो रिएक्शन किधर जा रही होगी, फॉरवर्ड। ठीक, फॉरवर्ड कब जाती है, जब Q लेस देन क्या हो, सही है। अच्छा, Q और K का एक्सप्रेशन सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि PH2O का स्क्वायर लेस देन क्या हो K, या मैं इसे लिख सकता हूं PH2O का स्क्वायर लेस देन 144। इधर आ जाते हैं, इसका मतलब PH2O कितना होना चाहिए, लेस देन 12 टोर। यानी कमरे में मॉइस्चर अगर 12 टोर होता है प्रेशर उसका, तो 50% ह्यूमिडिटी होती है। अगर कमरे में इससे कम हुआ 12 टोर से, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 50% होगी ना। बोलो, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 50% है तो इक्विलिब्रियम है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से कम है तो कमरे में मॉइस्चर कम है ना अभी, तो मॉइस्चर बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, और वो वैल्यू कौन सा अटेन करना चाहेगी अल्टीमेटली, समझ गई बात। तो मॉइस्चर अगर कमरे में 12 टोर से कम पड़ा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन किधर चल रही होगी, फॉरवर्ड। देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ही देयर इज नो इक्विलिब्रियम। बात समझ आएगी। अच्छा, ए मॉइस्चर छोड़ता जाएगा, ठीक है, और छोड़ता जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन जा रही है इधर, ए मॉइस्चर रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ्लोरेसेंट। ये बात समझ आई क्या सर, एक बार और समझाओ, एक बार समझाओ। देखो, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि वाटर वेपर के 4 मोल होते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है ना। अगर 4 मोल के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो भी है 50% है सपोज, कमरे में अगर 4 मोल नहीं हुए, 3 ही मोल हुए, तो क्या इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा। तो 3 मोल से 4 मोल बढ़ाना चाहेगा ना, इसका मतलब रिएक्शन 4 बढ़ाने के लिए इधर जा रही होगी, इधर जाएगी तो ए खत्म होगा और मॉइस्चर रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसका मतलब ए क्या बन जाएगा, ए बिकम्स। तो इनडायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन को, एफ्लोरोसेंट बोल दिया, इसका मतलब रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड। Q लेस देन 12 टोर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी लेस देन 50%। अब मैंने पूछा अगला पार्ट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन B इज डेलिक्विसेंट। अब बताइए डेलिक्विसेंट का मतलब क्या हुआ कि B एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से, B मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। यानी इसका मतलब ये है रिएक्शन मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
अगर बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन, इसका मतलब Q मस्ट बी मोर देन K, यानी PH2O का स्क्वायर मोर देन 144, तो PH2O मस्ट बी मोर देन 12 टोर। इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी मोर देन 50। कंक्लूजन पे आते हैं अपन कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% होती है तब तो इक्विलिब्रियम रहेगा कंटेनर में। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से कम है, इसका मतलब वाटर वेपर कम है उसके अंदर। वाटर वेपर कम होगी तो ये कम होगा, तो रिएक्शन इसे बढ़ाने के लिए किधर जा रही होगी? तो ए मॉइस्चर खत्म कर रहा होगा तो ए क्या बन जाएगा? अगर मैं किसी तरीके से कंटेनर में कुछ एक्स्ट्रा मॉइस्चर लाके डाल दूं, ठीक है ना, जैसे 12 पे इक्विलिब्रियम होता है, मैंने 15 कर दिया उसे, तो रिएक्शन को तो क्या करना है? उस मॉइस्चर को कम करना है ना। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, तो इसका मतलब बी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, तो बी बिकम्स डेलिक्विसेंट, ठीक है ना। तो ये दो वर्ड्स का मतलब समझाने के लिए किया है। मतलब मैं इसको ना लिखता, मैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मालूम करूं, वो पूछ लेता, समझ बात हो। तो ये दो वर्ड का मीनिंग समझने के लिए अपन ने क्वेश्चन किया। ठीक, हाँ देख लो, एलोट्रोपिक चेंज। तो इसका एग्जांपल है ग्रेफाइट टू डायमंड। ग्रेफाइट टू डायमंड, अब बेसिकली क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड, दीज टू आर एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन नेचर में जो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, दैट इज फाउंड इन ग्रेफाइट एज वेल एज इन डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड के लिए जो डेल्टा एच है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब क्या होगा कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, के विल इंक्रीज बिकॉज डेल्टा एच इज पॉजिटिव, और के बढ़ेगा तो रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन कौन सी हो गई कि टेम्परेचर मस्ट बी हाई, ये तो मुझे पता लग गया डेल्टा एच की वैल्यू देखकर। दूसरा मैं देख रहा हूं कि ग्रेफाइट और डायमंड में डेंसिटी वाइज किसकी डेंसिटी हाई होगी? ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड डायमंड इज हार्ड। दैट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, द ग्रेफाइट हैज लो डेंसिटी while diamond has high density. Density is inversely proportional to volume, so we can say that volume occupied by graphite is high and volume occupied by diamond is low. If we increase pressure, pressure increase, reaction must move in the direction where volume decreases. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि volume decreases in the forward direction. इसका मतलब ये भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक। यानी कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? कि टेम्परेचर मस्ट बी हाई एज वेल प्रेशर शुड बी हाई। ये दो कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई। तो जो ग्रेफाइट से डायमंड रॉक का निर्माण होता है, डायमंड का निर्माण होता है, वो हमेशा अर्थ क्रस्ट में बहुत गहराई में होता है। और बहुत गहराई का मतलब है कि टेम्परेचर हाई होता है और ऊपर से जो वेट लग रहा है अर्थ कोर्स का, जो शेल है उनका जो वजन लग रहा है, उस वजह से ग्रेफाइट में प्रेशर हाई होता है। तो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ग्रेफाइट कन्वर्ट्स इनटू डायमंड, और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड, ग्रेफाइट चेंजेस इनटू डायमंड। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन अपने पास टेम्परेचर हाई है, प्रेशर शुड बी हाई। अपने दिमाग में यह आता है कि दो इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दो इक्विलिब्रियम एक साथ एक ही कंटेनर में चलेंगे, और अगर वो एक दूसरे को अफेक्ट करते होंगे तो फिर हम उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यानी कंडीशन ये है कि इफ टू और मोर इक्विलिब्रियम टेक प्लेस इन ए कंटेनर, having at least one common reagent. reagent का क्या मतलब होता है? reactant और product. one common reagent, if they affect each other, it is called as
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब यहां पे मैंने जो है ये कंडीशन डाली, जैसे कई जगह ये लिखा होता है कि कोई कम से कम एक गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉमन हो, वो डेफिनेशन सही नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए सॉलिड दे रहा है हमें बी गैस प्लस सी गैस, और हम डी को गर्म कर रहे हैं सॉलिड को, इससे मुझे मिला ई गैस प्लस सी गैस। अगर कोई एक रिएजेंट कॉमन है तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे मैं लिखूं CH3COH एसिड से मुझे मिलेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और हम एक और एसिड HCN ले लें, इट गिव्स H प्लस प्लस C। H प्लस और H प्लस दोनों जगह कॉमन है, यानी इसका फर्क इस पे पड़ेगा और इसका फर्क इस पे, जिसको हम कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, आयनिक। तो ये भी किसका एग्जांपल है, साइमल्टेनियस। आयनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक। अगर मान लो ऐसा हो कि A सॉलिड से B सॉलिड प्लस मान लीजिए C गैस बन रहा है, और D सॉलिड से यहां B सॉलिड प्लस E गैस बन रही है, दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे हैं। क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा। इट इज नॉट केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इस केस में सॉलिड है तो वो तो आता ही नहीं के एक्सप्रेशन में, उसको तो हटा के देखते हैं हम, तो इंडिपेंडेंटली ये C प्रोड्यूस करता रहेगा, ये E प्रोड्यूस करता रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे पे फर्क नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर कोई एक कॉमन है गैसियस या सॉल्यूशन, तो फिर उस एक कॉमन के केस में वो एक दूसरे को अफेक्ट करे। मान लो मैं इस केस को ऐसे ले लूं कि A से बन रहा है B गैस प्लस C गैस, और फिर मैं B गैस को तोड़कर D गैस प्लस E गैस कर दूं, क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा? होगा, क्योंकि इसमें कॉमन B और इसमें कॉमन E। यानी जरूरी नहीं कि दोनों कॉमन वाले प्रोडक्ट साइड में ही हो, एक रिएक्टेंट में हो और एक प्रोडक्ट में हो, तब भी हम उसको नाम दे देंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो ये चीज समझ गए हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई एक रिएजेंट कॉमन होना चाहिए और वो एक दूसरे को अफेक्ट करना चाहिए। अफेक्ट केवल एक ही केस में नहीं करेंगे, जब कॉमन रिएजेंट सॉलिड होगा। तो अगर गैसेस हुआ और सॉल्यूशन की फॉर्म में हुआ तो दोनों ही केस में वो एक दूसरे को अफेक्ट करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम करते हैं अपन। And solid B are heated in different containers. If pressure over solid A is 8 torr and solid B is 6 torr. Calculate Kp1 and Kp2. A solid से C गैस प्लस H2S गैस, और B सॉलिड से D गैस प्लस H2S गैस। ये पहला पार्ट है, कैलकुलेट Kp1 एंड Kp2। Kp1 Kp2 बताइए क्या होगा आंसर Kp1 और Kp2 का? Kp1 और Kp2 का आंसर ध्यान से देखेंगे तो आंसर पता लग जाएगा। बहुत टफ चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं, आसान चीज है एकदम। बोलो
KP1 बताइए पहले आप। कितना? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम शुरू में सिर्फ ए और बी लेना है केवल, इसका मतलब ये है। और डिफरेंट कंटेनर है, क्या ये साइमल्टेनियस का केस है? नहीं है, अलग अलग कंटेनर है। ये दोनों किस रेशियो में बनते हैं? 1:2। अगर ये P बनेगा तो ये भी P बनेगा, तो दो टोटल प्रेशर कितना होगा? 2P। 2P कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब P कितना हो जाएगा? बांट दो इसको 4 में, तो 4 और 4 आ गया, तो 4 × 4 यानी कितना हो गया? 16। तो ये एक तरह से ये आसान पार्ट है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आगे बताता हूं इसको। क्या कर रहे हैं, ए को ले रहे हैं, सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, तो इट इज गिविंग C गैस प्लस H2S गैस, सही है। अब अगर मैं केवल ए को लेता हूं शुरू में, तो इक्विलिब्रियम आने पे इसको तो 0 मान ले पर प्रेशर। मान लीजिए इससे P1 प्रेशर क्रिएट हुआ तो इससे भी P1 होगा, क्योंकि रेशियो क्या है? तो P टोटल कितना हो जाएगा मिक्सचर के ऊपर? P1 प्लस P1 इज इक्वल टू गिवन एस 8, तो P1 कितना आ गया? 4। तो KP1 कितना हो गया? P1 × P1 यानी कितना हो गया? 6। ये बात सबको समझ में आ गई? डिफरेंट कंटेनर है, ठीक। इसके बाद B सॉलिड से D गैस प्लस H2S गैस, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इसको तो हटा दूं मैं, ये रेशियो क्या होगा? 1:। अगर मान लो ये P2 बना तो ये भी P2 ही बनने वाला है, तो P टोटल कितना हो जाएगा? P2 प्लस P2 गिवन एज 6, तो P2 कितना हो गया? तो KP2 बराबर P2 × P2 इज इक्वल टू 9, ठीक। अब अगला पार्ट में ये बोल रहा हूं कि इफ बोथ A and B are heated in same container, in same container, और टेम्परेचर कांस्टेंट लिख देता हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट लिखने से क्या फायदा होगा? KP जो हमने यहां निकाला है उसी का यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। हमसे पूछा कैलकुलेट प्रेशर ऑफ H2S गैस, H2S गैस। अब हमारे दिमाग में गलत ये आ रहा है कि 7 हो गया है, 4 + 3 हमने जोड़ा सीधा और 7 आंसर बोल दिया, गलत। अगला पार्ट मेरा ये पूछने का, क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा? होगा ना यार, आंखें से मतलब भगवान ने आंखें दी है, मतलब है ना, मतलब ये तो हद हो गया। C गैस प्लस A, यार मतलब अब तुम ये भी नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन तो समझाना ही बेकार हो गया भाई। क्वेश्चन समझाना ही बेकार हो गया ना भाई। टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, 4 केस लिखे अलग अलग, मैं अगर बोल के निकल जाता तब तो एक अलग बात थी। मैंने 4 केस लिख के बताए हैं कि ऐसे पहचानेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब आपका पहला दिमाग यही जाना चाहिए था ना, ये एब्सेंस ऑफ माइंड है एक्चुअली भाई। ये कॉमन दिखाई दे रहा है तो साइमल्टेनियस का केस हो सकता है, और सेम कंटेनर लिख दिया मैंने, इन द सेम कंटेनर। चलो, तो अब आप ये देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो क्या एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे? करेंगे। तो मैं ये मान रहा हूं कि जब इक्विलिब्रियम आया तो यहां मैंने इसे P1' मान लिया, इसे भी P1' मान लिया, क्योंकि रेशियो कौन सा है? 1:1। लेकिन मैं मान रहा हूं कि चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमने B सॉलिड को गर्म किया, तो यहां से D गैस प्लस H2S गैस, रेशियो 1:1। मान लीजिए नए इक्विलिब्रियम पर ये P2' मान लिया, ये भी P2', ठीक। ये लिखने के बाद जो कॉमन है उस पर ध्यान रखें, कॉमन कौन सा है? H2S। अब आप ये देखो कि मान लो 1 मोल इससे आता है और 2 मोल इससे आते हो, तो मिला के तो 3 मोल हो जाएंगे ना। सेम वैसे ही इसकी वजह से प्रेशर आ रहा है P1' और इसकी वजह से आ रहा है P2'।
तो हम इसको तो भूल जाए, अब हम के इक्विलिब्रियम पे कितना कितना प्रेशर है। मैं बात करूं पीसी प्रेशर कितना होगा, P1। पीसी कॉमन नहीं है तो उसको तो एज इट इज लिख दो, इक्विलिब्रियम पे P1 डैश है। पीडी कितना होगा, P2 डैश, ऐसा का ऐसा। अब P(H2S) होना चाहिए P1 डैश प्लस P2 डैश। बोली पहली रिएक्शन की वजह से कितना प्रेशर P1 डैश और दूसरी की वजह से P2, तो दोनों को जोड़कर लिख दिया मैंने कि टोटल प्रेशर ही होगा। अब हम क्या सावधानी रखेंगे कि जब जहां भी H2S आएगा वो यही आएगा इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे। यानी मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि जब मैं Kp1 लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, Pc इंटू PH2S। P1 कितना निकाला था अभी 16, Pc कितना है ऊपर देख के बताइए, और ये H2S P1 डैश प्लस P2 डैश, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसके लिए लिखूं Kp2 कांस्टेंट मानते हुए। Kp2 का एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ, Pd इंटू PH2S, D का प्रेशर P2 डैश और H2S P1 डैश प्लस P2 डैश, इक्वेशन नंबर 2। और ये अभी अपने 9 निकाला है, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 1 + 2 तो मेरे पास आएगा 25 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश का होल स्क्वायर। तो P1 डैश प्लस P2 डैश कितना आ गया 5। मुझसे क्या पूछा है, यही चीज पूछी है ना। तो H2S का प्रेशर कितना आ गया 5। अब मैं क्या काम करूं, इसको उठा के इन दोनों में रख देता हूं। तो P1 डैश कितना आ गया 16/5 यानी कि 3.2, और P2 डैश कितना आ जाएगा 9/5 यानी कि 1 पॉइंट। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको, जब हमने अलग अलग कंटेनर में लिया हुआ था तो ये 4 ATM था, ये भी 4 था, ये 3 था, ये भी 3 था। ठीक, जब मैंने दोनों को मिक्स करके इक्विलिब्रियम लाया हूं मैं, ठीक, तो हुआ ये कि H2S बढ़ गया, 4 से 5 हो गया ना। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए अगर ये चीज 5 हो जाएगी तो इसे कम होना पड़ेगा ना, बोलो। यानी कि इसकी प्रेजेंस में, इसकी एब्सेंस में तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था 4, लेकिन इसकी प्रेजेंस में कितना प्रेशर क्रिएट किया 3.2। अफेक्ट किया ना इसने, किसने अफेक्ट किया, जब ये अकेला था तो 3 ATM प्रेशर क्रिएट हो रहा था 3 टोर, लेकिन जब ये इसकी वजह से जब यहाँ 5 हो गया तो ये डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 1.8। इसका मतलब ये भी डिक्रीज हुआ है, यानी बोथ इक्विलिब्रियम आर अफेक्टिंग ईच अदर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डिक्रीज ही होंगे सारे ही, हो सकता है रिएक्टेंट साइड पे हो तो बढ़ भी जाए। कोई एक क्वेश्चन लेंगे अभी अपन आगे, उससे समझ में आ जाएगी बात। ये बात समझ आ गई है, ठीक है ना। तो बस सावधानी किसमें रखनी है, जो कॉमन है, कॉमन में अपन को जोड़ के रखना है जहां जहां से आ रहा है, और फिर जहां भी मुझे एक्सप्रेशन में रखना है उसी को रखना है जो टोटल आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें बस सावधानी रखनी है कॉमन रिएजेंट के केस में, ठीक, नोट कर बताओ।
चलिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इनिशियली ए इज टेकन एट P1 प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में हम केवल किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ए से। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ बी एंड सी आर P2 एंड P3 रेस्पेक्टिवली, हमसे पूछा है Kp1 और Kp2। अब ये एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है, ए से कुछ बी बना और उसका उसी बी का कुछ पार्ट खत्म होकर क्या बना रहा है, डी और सी। क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है? कॉमन कौन कौन से, बी और ठीक है ना, तो कॉमन हो गया। इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। ऐसे 2b गैस प्लस c गैस, स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 पर हम केवल a से स्टार्ट कर रहे हैं। द इनिशियल प्रेशर इज P1। जिनके बारे में कुछ नहीं दिया है उनको क्या मान लेंगे, 0 0। अब इस रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम आएगा तो P1 में से मैंने x खत्म करवा दिया। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 है, तो ये कितना बन जाएगा, 2x और ये x। ठीक। अब इसी B का कुछ पार्ट अगली रिएक्शन में जा रहा है और B से हम बना रहे हैं D गैस प्लस 1/2 C गैस। अब आप ये देखो, ये 2x बना तो क्या ये 2x ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। इक्विलिब्रियम आने पर इस 2x का मैंने y पार्ट खत्म करवा दिया। बना तो कितना था, 2x। लेकिन इसी रिएक्शन के बाद सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट हुई है, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट। ठीक, तो इसी का कुछ पार्ट यहां जाकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने 2x में से y प्रेशर खत्म करवा दिया। जैसे मोल खत्म करवाते हैं वैसे प्रेशर भी खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 2x में से y खत्म हुआ। ठीक है, तो ये 1 और हाफ की स्टोइकोमेट्री। ये y खत्म होगा तो ये कितना बन जाएगा, y। ये एक के साथ हाफ, ये कितना बन जाएगा, y/2। अब y/2 प्लस यहां क्या करूंगा मैं, x। x क्यों, क्योंकि पहले से भी तो पड़ा हुआ है ना ये, यहां से। अब इस एक्सप्रेशन में कोई भी सुधार करने की बजाय, सुधार मुझे करना था कि मुझे फाइनली इसे 2x माइनस वाई बनाना है, इसको भी y/2 इधर जोड़ना है। तो हम वो सब काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधा क्या कर रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे कंसीडर कर रहे हैं कौन कितना पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया, ए से। एक का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया बताओ, P1 माइनस x। x खत्म हो गया P1 में से। चलो, प्रेशर B कितना हो गया। अब स्टार लगा लेते हैं जो कॉमन रिएजेंट है, गड़बड़ उसी में से। बना था 2x, लेकिन इसमें से खत्म कितना हो गया था, y। ठीक, बातें नहीं। प्रेशर C, ये भी कॉमन रिएजेंट है। x तो पहले से था और B के खत्म होने से y/2 और प्रेशर D इज इक्वल टू कितना हो गया, y। अब इसको भूल जाए अपन इधर वाले। हमने सबका इक्विलिब्रियम पे प्रेशर लिख दिया। मान लो ये न्यूमेरिकल होता तो न्यूमेरिकल में मुझे तीनों दे दिए होते। अगर मुझे तीनों दे दिए होते मतलब P1 दिया हुआ होता, अच्छा PB प्रेशर कितना है, P2, और PC प्रेशर कितना है, P3। अगर मुझे P1 दिया हुआ होता, P2 दिया होता और P3 दिया होता, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता था, x और y। ठीक, अगर x और y आ गया तो ये सब पता लग जाता ना मुझे। अभी न्यूमेरिकल बन गया एक तरह से। Kp1 बराबर एक्सप्रेशन क्या आएगा बताइए। Kp1 आएगा Pb का स्क्वायर इंटू Pc अपॉन Pa। Pb कितना रखूं प्रेशर, P2 का स्क्वायर, ये P3, और नीचे यहां क्या आएगा P1 माइनस x। अब इधर आ जाते हैं Kp2।
Kp2 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा, प्रेशर D इंटू प्रेशर C की पावर 1/2 अपॉन प्रेशर ऑफ B। सही है, D का प्रेशर, अब इधर से देखने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज होंगे। यहां से आए तो D का प्रेशर क्या हो गया, Y, ठीक, C का प्रेशर P3 की पावर 1/2 अपॉन B का प्रेशर P2। अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इस पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, इससे ज्यादा ये टफ नहीं बन सकता। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम यही जा सकता है, क्योंकि अपन ने पूरा मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। ये इधर इसको भी कॉमन कर दिया और इसी को रिएक्टेंट बना के सी भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो एक बार वो समझ आइए इसको, ये P1 से स्टार्ट किया 0 0, खत्म करवाया x, तो ये x से ये 2x और ये बन गया x। लेकिन इसी का कुछ पार्ट खत्म हुआ D में चला गया, कितना खत्म हुआ y, तो 1 से 1 यानी ये y बन गया और ये बन गया y/2। लेकिन पहले से जो x बना है वो यहां जुड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे PA इज P1 माइनस x, PB इज इक्वल टू, ये नहीं यूज करूंगा मैं, ये भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये तो चेंज हो गया ना दोनों। ये बन गया 2x माइनस वाई और ये बन गया y/2। तो यहां लिख दिया मैंने, गिवन P3 P2 है, दोनों इक्वेशन से क्या निकल गए। अब एक्सप्रेशन में इन्हीं को रख के और ये उसको तो भूल जाए अपन, ये एक्सप्रेशन लिख के सोल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो नोट, कोई डाउट आ रहा